अस्सलाम फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये मैं थायराइड डिजीज़ का रिमेनिंग टॉपिक बनाने लगी हूँ। सॉरी, मेरी मोबाइल की चार्जिंग कम होने की वजह से ना वो वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो इसमें जो है ना, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि जो फीटल न्यूनेटल हाइपरथायराइडिज्म है ना, उसका ट्रीटमेंट है या तो आप मटरनल एंटी थायराइड एजेंट दें, या फिर आप जो है ना उसकी डिलीवरी करवा दें। ठीक है। तो जो न्यू नेटल हाइपरथायराइडिज्म है ना, वो कहते हैं कि आफ्टर 1 वीक तक प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए आपने जो है ना पुअर वेट गेन, फीडिंग और स्लीपिंग एबनॉर्मलिटी को ज़रूर देखते रहना। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि जो मटरनल एंटी थायराइड एजेंट होता है ना, उसकी हाफ लाइफ कम होती है देन द थायराइड रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, जिनकी हाफ लाइफ 3 वीक्स, यानी इनकी ना थायराइड एंटी थायराइड मेडिकेशन से ज़्यादा हाफ लाइफ होती है। इसलिए वो न्यूनेट की बॉडी में भी परजिस्ट करती हैं। ठीक है। जो थायराइड रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी टाइटर है ना, वो आपने एक्टिव ग्रेव डिजीज़ वालों का भी मैयर करना है, और इसके अलावा आपने जो सर्जरी से क्योर हो गए हैं या रेडियो एक्टिव आयोडीन से क्योर हो चुके हैं उनका भी मैयर करना है। नेक्स्ट वो ये बता रहे हैं कि जो एंटीबॉडी टाइटर है ना, वो अगर तो हाई आता है, ठीक है, तो आपने फीटल और न्यू नेटल थायराइड फंक्शन टेस्ट चेक करने हैं, बोथ इन द कॉर्ड सैंपल और इन द पेरिफेरल स्मीयर वीक आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो है ना, ये लेस देन 1% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन में होते हैं। इसकी कॉज होती है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, idiopathic autoimmune Hashimoto-thyroiditis, idiopathic mixed edema और फॉलिंग ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है। इसमें बेबी नॉर्मली ग्रोन होते हैं। ठीक है। तो आपने जो है ना इंक्रीज रिस्क नहीं होता कंजेंटल एबनॉर्मलिटी का। लेकिन कुछ वो भी ये भी कहते हैं कि जो एबरेंट थायराइड फंक्शन की जैसे ना रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क होता है, लेकिन आरसीओजी कहती है कि आपने रूटीन टेस्टिंग जो है ना थायराइड फंक्शन की नहीं करनी इन द रिकरेंट मिसकैरेज में। ठीक है। बेबी का जो है ना आईक्यू लेवल इसमें रिड्यूस हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, और प्रोफाउंड हाइपोथायराइडिज्म वुमेन के अंदर होता है। तो इसमें पेशेंट को आपने कहना है कि वो ना यूथायराइडिज्म के होने तक ना कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करे, या फिर आपने उसको जो ना फिजिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन के पास रेफ़र करना है। नेक्स्ट जो है ना एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, सब फर्टिलिटी हो सकती है, क्लासिकल सिम्टम टाइडनेस, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया, वेट गेन, कार्पल टनल सिंड्रोम, हेयर चेंजेस, ये भी कॉमन है प्रेगनेंसी में। ट्रीटमेंट वही थायरोक्सिन है जो सेफ़ है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तो आपने जो पेशेंट को यू थायराइड रखना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट आपने जो है ना बुकिंग पे करने हैं, 28 वीक्स पे करने हैं। और नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि जो लो फ्री T4 लेवल इंडिकेट द नीड फॉर द इंक्रीज थेरेपी रादर देन रेज्ड TSH, यानी T4 जो है ना मोर रिलायबल है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फीटल हाइपोथायराइडिज्म। ऑल्दो जो हैशीमोटो हाइपोथायराइडिज्म ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस तो करती हैं, लेकिन वो फीटल थायराइड को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जो होती हैं TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ है ना, वो ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म करवा सकती हैं। ये बहुत नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि ये इट ऑकर अप टू अ ईयर फॉलोइंग द डिलीवरी और मैनिफेस्ट हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट प्रेजेंट हमारे पास करता है डिप्रेशन के साथ, या उसका डायग्नोसिस बना होता है हैशीमोटो हाइपोथायराइडिज्म का। वो पेशेंट लॉन्ग टर्म T4 ट्रीटमेंट पे होता है। ठीक है। 90% जो वुमेन होती है ना, उनमें एंटी पारोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ होती हैं, जबकि 10% जो होते हैं ना वो नॉर्मल होती हैं। हिस्टोलॉजी पे आपको ना क्रॉनिक थायराइडाइटिस विद लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, बट नो फाइब्रोसिस, विच इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ हैशीमोटो थायराइडाइटिस। यानी हैशीमोटो थायराइडाइटिस में अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये उसमें फाइब्रोसिस मिलेगी, लेकिन पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस में कोई फाइब्रोसिस नहीं होगी। ठीक है। और बाकी ये एक टेस्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन या टेक्नीशियम अपटेक टेस्ट, जो कि ना पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस में लो अपटेक होगी और ग्रेव डिजीज़ के अंदर हाई अपटेक होगी। तो इसकी जो डीडीज़ आ जाती हैं वो डीडीज़ हैं हैशीमोटो थायराइडाइटिस और शीहैन सिंड्रोम। तो मोस्टली जो है 5% केसेस में ना परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म भी पेशेंट को हो जाता है। ठीक है। अगर तो इसलिए आपने इसकी जो नेक्स्ट फ्यूचर प्रेगनेंसी में डिकरेंस है वो 70% है। तो आपने इस पेशेंट को जो है ना शुड बी फॉलो अप टू इंश्योर द परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म डज नॉट अकर, एंड इसलिए आपने जो है ना उसका एनुअल TSH और T4 मैयर करते रहना, एनुअल TSH और T4। नेक्स्ट ये टॉपिक है जी थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर 2 to 3 टाइम और कॉमन था प्रेगनेंसी में, लेकिन प्रेगनेंसी itself does not appear to influence, and pregnancy should be delayed after a treatment with radioactive iodine probably for a period of a year। यानी 1 साल तक आपने ना रेडियो एक्टिव आयोडीन के बाद प्रेगनेंसी नहीं करनी ड्यू टू हायर इंसिडेंस ऑफ कंजेंटल अनोमलीज।
थायराइडेक्टमी अगर पेशेंट को परफॉर्म करनी है तो आप सेकंड टाइमेस्टर में कर सकते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच।